अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग या बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फर्म में, तो वहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जितनी बड़ी फर्म होती है, तो उसका अकाउंट डिपार्टमेंट उतना बड़ा होता है। जिस तरह वो बिज़नेस छोटा होता जाता है, अकाउंट डिपार्टमेंट भी छोटा होता जाता है। छोटा होता होता इवन के आप एक किराना स्टोर पर भी जाएं तो वहाँ पर भी वो अकाउंट का काम कर रहे होते हैं। किसी न किसी हद तक वो उन लेन देन को लिख रहे होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये लेन देन का लिखना, ये अकाउंटिंग, ये किसी भी कारोबार के लिए, किसी बिज़नेस के लिए, किसी फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फ़र्द वाहिद के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकती है। हम इनको सैलरीज देते हैं अकाउंटेंट को, तो हम देखते हैं कि ये अकाउंटेंट हमें कितना फ़ायदा दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो इनका बेनिफिट है, सबसे पहला फ़ायदा है अकाउंटिंग का, वो ये है कि रिप्लेस द ह्यूमन मेमोरी। इसने इंसानी याददाश्त को रिप्लेस किया है। एक शख्स इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन याद नहीं कर सकता। वो किस हद तक याद करेगा? वो 10 ट्रांजैक्शन याद कर लेगा, 20 कर लेगा। बहुत ही अच्छी मेमोरी हो गई, वो 10-12 लोगों की ट्रांजैक्शन याद कर सकता है, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए नहीं कर सकता। तो अकाउंटिंग ने क्या किया है? उसने इंसानी याददाश्त को महफूज कर लिया है, किताबों की शक्ल में या सॉफ्टवेयर में। मिसाल के तौर पे मेरा किसी शख्स से कारोबार था। मेरा एक शख्स है जिससे मेरा कारोबार है, उसका नाम है अब्दुल हमीद। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने उससे कारोबार कब से शुरू किया। जो मेरा अंदाज़ा है कि मैंने उसे 10 साल से कारोबार शुरू किया है। अब मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद कि वो कौन सा दिन था जब मेरी और उसकी पहली ट्रांजैक्शन हुई थी। तो मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा, वो खाता उठाऊँगा, वहाँ से देखूँगा, वहाँ डिटेल में वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी कि किस तारीख को अब्दुल हमीद ने मुझसे माल लेना शुरू किया। उसने मुझसे क्या कुछ लिया, ये भी उसके ऊपर दर्ज होगा। क्या जो मैंने उसको माल दिया वो उधार पे था, ये भी ट्रांजैक्शन हमें बता दी थी। या जो मैंने उसको माल दिया वो कैश पे था, ये भी उस ट्रांजैक्शन में हमें पता चल जाएगा। हमें ये भी पता चल जाएगा कि 10 साल के अंदर उसने कितनी दफ़ा मुझसे सामान लिया और उसने कितनी दफ़ा मुझसे पेमेंट की। हमें ये भी पता चल जाएगा कि कैश पे कितनी पेमेंट हुई और बैंक के थ्रू कितनी पेमेंट हुई। अगर हमारा अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त हमने मेंटेन किया हुआ है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि 10 सालों में किस किस बैंक से उसने पेमेंट की, चेक नंबर क्या था और किस किस तरह पेमेंट हुई, कितनी दफ़ा कैश पे हुई। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें आसानी से मिल सकती है अकाउंटिंग की वजह से, अगर हमने उसको सही तरह से मेंटेन किया हुआ है। या अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक सॉफ्टवेयर के अंदर महफूज हो सकती है और हम वक्त पड़ने पे उसको विद इन अ क्लिक पूरे 10 साल का रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं कि फ़लाँ साहब को हमने ये माल दिया था, कितना था, फ़लाँ शख्स से हमने माल लिया था, कितना था, क्या कुछ था, किस नेचर का था, पेमेंट किस तरह हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हमें आसानियाँ मुहैया हुई हैं, ये अकाउंटिंग की वजह से हुई हैं। क्लियर? नंबर 2, दूसरे नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की वजह से हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। साल के आखिर में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? हम देखते हैं कि एक साल जो हमने काम किया है, एक साल जो हमने लेन देन किया है, हमें पता चले कि हम किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। सो अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। नंबर 3 पे प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ ये हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी बताती है। बैलेंस शीट जिस तरह हम बनाते हैं वो भी हमें बताती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है? हमारे डेटर्स कितने हैं, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमने एसेट्स पे कितनी डेप्रिसिएशंस की हुई है, हमारे बैंक अकाउंट्स कितने हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ हमारे पास आ जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि हमने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया होता है। उसके थ्रू हम अपना जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हमने महफूज की हुई होती है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती ये देखने में
कि हमारी पोजीशन क्या है। हम देखना चाहते हैं हमारे पास एसेट्स क्या हैं, हमें पता चल जाता है। हम देखना चाहते हैं हमने कितनी पेमेंट करनी है, वो हमें पता चल जाता है। सो ये बहुत हेल्पफुल होता है किसी बिजनेस के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, फ़र्द वाहिद के लिए, किसी भी तरह का कारोबार हो, तो अकाउंटिंग उसको बता देती है कि आपकी ये फाइनेंशियल पोजीशन है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है लिस्ट ऑफ द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, यानी कि कितने लोग हैं जिनसे हमने पैसा लेना है और वो कितने लोग हैं हमने जिनको पैसा देना है, और वो कितनी अमाउंट है, लेने वाली कितनी अमाउंट है, देने वाली कितनी अमाउंट है, ये भी अकाउंटिंग सिस्टम हमें बताता है। ये भी इसकी एक खूबी है। अगर हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते, उनको दर्ज नहीं करेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कितने बंदों से हमने पैसे लिए हुए हैं और कितने कितने लिए हुए हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ह्यूमन मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती, याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होती कि आपने किस किस बंदे से पैसा लिया हुआ है, किस किस को पैसा आपने दिया हुआ है, और किस सूरत में गया है, किस मद में गया है। क्या आपने उनको कोई माल बेचा है, या आपने जो उनसे पैसा लिया है उससे कोई आपने मटेरियल ख़रीदा है, या आपने उनसे कोई कैश की सूरत में लिया है, उनसे कोई फंड लिया है। जब तक आप इन ट्रांजैक्शंस को नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके पास डेटर्स और क्रेडिटर्स की क्या लिस्ट है, क्या कंडीशंस है। जो बिज़नेस होता है उसमें डे टू डे ये देखते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, तो सिंपली ये हमें बता सकता है बड़ा आसानी से कि हमारे पास डेटर्स और क्रेडिटर्स की क्या पोजीशन है, क्या लिस्ट है। आम रूटीन में भी यही होता है कि लंबी चौड़ी अकाउंटिंग करने की बजाय, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की बजाय क्या किया जाता है, डेली बेसिस पे बिजनेस में लोग देख लेते हैं कि हमने लेना क्या है, देना क्या है, तो आसानी से देख सकते हैं कि हम किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। कि आप प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ ना जाओ, इतना लंबा चौड़ा झंझट है उसमें ना जाओ। क्या करो, एक लिस्ट निकाल लो अकाउंट रिसीवेबल की, पेएबल की, उनको कंपैरिजन कर लो, पता चल जाएगा क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग सिस्टम हमें बहुत अच्छी सहूलत देता है कि हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5 पे पेइंग टैक्सेस। ये हेल्प करता है हमें टैक्स पे करने में, हमारी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने में ये हमारी मदद करता है। अगर हम साल के आखिर में अपनी स्टेटमेंट नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं बनाते, किसी भी अच्छी फर्म से ऑडिट नहीं करवाते, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने टैक्स कितना पे करना है। हम रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे जो हम साल के आखिर में करते हैं। क्यों? अगर ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो आपको भाई कैसे पता चलेगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, जब आपके पास प्रॉपर इन राइटिंग में कोई डाटा ही नहीं होगा। तो आप तो टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी फर्म क्यों ना बुला लें। तो जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म आएगी वो क्या करेगी, वो आके आपसे आपका रिकॉर्ड मांगेगी, कहेगी जी मुझे आप ट्रायल बैलेंस दे। ट्रायल बैलेंस कहाँ से आएगा? ट्रायल बैलेंस आएगा जो आपने अकाउंट्स बनाए हुए होंगे, उनके क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस कहलाता है। जब आपने अकाउंट्स ही नहीं बनाए, आपने एंट्रियाँ ही प्रॉपर नहीं की, तो फिर क्या होगा? फिर आपको कुछ भी नहीं, फिर आप अंधेरे में हैं, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को असेस नहीं कर सकते। सो ये हमें मदद करता है कि हमारे ऊपर टैक्स कितने हैं। किस तरह? हम वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं उसके अंदर जब हम अपनी टैक्स लायबिलिटी देखते हैं कि इनकम हमारी कितनी है, हम कमा कितना रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमने क्या पे करना है, ये हमें बताता है। हमारी परचेज़ कितनी है, हमारी सेल कितनी है, हमारी जीएसटी हमने कितना पे करना है। तो जब तक आपके पास ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड नहीं होंगी, लिखी हुई नहीं होंगी कि आपके पास इतनी सेल्स है, आप महाना इतना सेल कर रहे हैं, डेली में आपकी ये सेल है, आपकी परचेज़ इतनी है, आप इतना रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, आपके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स कितना कितना है, सेल टैक्स आपका कितना है, जीएसटी कितना है। तो ये सारी कैलकुलेशन के लिए आपको एक बेहतरीन अकाउंटिंग सिस्टम अपनाना पड़ेगा। ओके, अगर आपने ये अकाउंटिंग सिस्टम अपनाया हुआ है, अकाउंटिंग को आप फॉलो कर रहे हैं, तो ईजिली आपको पता चल जाएगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका एडवांटेज है वो है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है? एक तो हम खुद अपनी फर्म जो होती है वो खुद 2 सालों की कंपैरेटिव स्टडी करती है कि पिछले साल हम कहाँ पे थे,
अब हम कहाँ पे हैं और हमारा माइलस्टोन क्या है। हर फर्म ने ये एक माइलस्टोन बनाया होता है कि मैंने ये करना है, ये मेरी अचीवमेंट हैं, मैंने यहाँ तक जाना है, मैंने इतना बिजनेस करना है, इतना मैंने कमाना है। पहले मैं इतना कमा रहा था, पहले अगर मैं 100 रुपया कमा रहा था तो अब मैंने 200 कमाना है, 600, 1000। तो उसने एक जो अपने गोल सेट किया होता है, जो अपना माइंड बनाया हुआ होता है, तो उसको देखना पड़ता है बुक ऑफ अकाउंट से कि मेरी सेल्स कितनी थी, मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है और मुझे अब कितना काम करना है। ये तो हो गया उसका इंटरनल मामला। अब ये भी होते उसे बाहर मार्केट में रह के अपने जो उसके साथ कंपटीटर होते हैं उनके साथ भी मुकाबला करना होता है। अब उसको प्रॉपर अकाउंट डिपार्टमेंट की मदद चाहिए होती है कि भाई मुझे बताया जाए जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, इस पर कितना खर्चा है और मैं चीज़ मार्केट में कितने की सेल करूँ। ठीक है, मेरे साथ जो बंदा बैठा है मार्केट में वो 10 रुपये की सेल कर रहा है, अगर मैं 11 रुपये की वो चीज़ सेल करूँगा तो कस्टमर मेरे पास नहीं आएगा। वो पूरे डिपार्टमेंट को छानेगा, उसकी छानबीन करेगा और देखेगा कि मैं अपनी अगर चीज़ की कीमत कम करूं, कितनी ले आऊं ताकि मैं उस बंदे का मुकाबला कर सकूं। एक तो फर्म के अंदर वो खुद अपनी इनकम देखता है और एक आउटसाइड मार्केट के साथ रह के उसका कंपैरिजन जो होता है, कंपैरेटिवली वो देखता है। सो अकाउंट डिपार्टमेंट उसके पीछे खड़ा होता है और वो उसकी सारी रहनुमाई कर रहा होता है। अगर अकाउंटिंग सिस्टम बेहतर होगा तो वो ईजीली अपनी प्लानिंग कर सकेगा आने वाले वक्त के लिए। इसका एक और भी बेनिफिट है जिसे आप कह सकते हैं फंड राइजिंग, कि अकाउंटिंग के थ्रू हमें फंड मिलते हैं। वो किस तरह मिलते हैं, आपके पास जो आपकी अकाउंट्स की रिपोर्ट होती हैं, जो आपकी बैलेंस शीट्स होती हैं, तो उसके थ्रू आपको पता होता है कि आपकी ये पोजीशन है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स को बुला सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये देखो हमारी मार्केट में ये वैल्यू है, ये हमें प्रॉफिट हो रहा है, हम इतना कमा रहे हैं, अगर आप हमारे बिज़नेस में हिस्सा डालेंगे, आप हमें लोन देंगे तो ये देख के हम डूब नहीं रहे, हमारा बिज़नेस नीचे नहीं जा रहा, हम डे बाय डे ऊपर आ रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा मार्केट में नाम बन रहा है, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब हमें कुछ थोड़ा सा पैसा चाहिए, हमें फंडिंग चाहिए, तो ये आप हमारा रिकॉर्ड देख लें, सबका रिकॉर्ड देख लें ताकि आप हेसिटेट ना हो, डरे ना। तो जो इन्वेस्टर उसको देखेगा, आपके पास अकाउंटिंग सिस्टम जो मौजूद होगा, आपके पास जो रिपोर्ट्स मौजूद होंगी, एनुअल रिपोर्ट्स मौजूद होंगी, आपके पास बैलेंस शीट होगी, आपके पास जो चार्टर्ड अकाउंटिंग फर्म है उसका ऑडिट मौजूद होगा, तो वो आपको मदद देगा लोन हासिल करने में। आप लोगों को बुलाएंगे जो क्रेडिटर्स हैं, भाई ये देखें हमारी ये पोजीशन है, हमें इतना फंड चाहिए मुस्तकबिल के लिए, हमारे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, हमने इतना रॉ मटेरियल हमें चाहिए, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो हम मार्केट में बड़े अच्छे से खड़े हैं, आप अगर हमें पैसा देंगे तो हम मार्केट में अपना माल लाएंगे जिससे हमें प्रॉफिट होगा। तो एक क्लियर पिक्चर उनके पास चली जाएगी, तो आपको फंड लेने में आसानी होगी और आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है। जी, बैंक लोन किस तरह देते हैं, वो भी आपकी बिज़नेस वर्थ देखेंगे, आपके कारोबार की वर्थ क्या है वो देखेंगे। यानी कि एक बंदा जो मिलियंस में ट्रांजैक्शन बैंक में हो रही हैं, उसकी पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो कोई भी बंदा उसे लोन देने के लिए हेसिटेट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास पैसा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है। बैंक इसी चीज़ को देखता है, भाई इसने एक साल में कितना बिजनेस किया, इसके पास कुछ है या नहीं है, ये झूठ तो नहीं बोल रहा। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी बैंक को बता देंगी, वो क्रेडिटर्स को भी बता देंगी कि आप इतने पैसे का लेन देन कर रहे हैं, आप ये पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, जो बता सकता है आपकी कारोबार की साख को, आपके कारोबार की वैल्यू को, तो आपको लोन लेने में आसानी हो सकती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो है एविडेंस ऑफ लीगल मैटर्स, यानी कि जितने भी कानूनी या अदालती काम होते हैं ये उसमें हमें रहनुमाई देता है। वो किस तरह हमें रहनुमाई देता है, अदालत में इसका क्या फंक्शन होगा, वो यूँ होता है जनाब अली कि आपने किसी बंदे को पेमेंट की, तो होता क्या है, आपके पास एक वॉचर होता है अकाउंटेंट के पास, जो वो वॉचर साइन करवा लेता है डेट और उस टाइम पे। आपके पास चाहे मैनुअल वॉचर है या कंप्यूटराइज्ड वॉचर है, वॉचर के ऊपर लिख लिया जाता है कि फ़लाँ फर्म को, फ़लाँ शख्स को
इस तारीख को इतनी पेमेंट की जा रही है, उसके नीचे उसके सिग्नेचर्स हो जाते हैं या उसका थंब लग जाता है। अब होता क्या है, वो वॉचर्स आपने ले लिया, वो बंदा चला गया 6 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 दिन बाद वो बंदा कोर्ट में चला जाता है जी कि मैंने इस बंदे से इतने पैसे लेने थे, इसने मुझे पेमेंट नहीं की। अदालत आपको बुला लेती है। अब आप क्या करेंगे, कैसे साबित करेंगे जी आपने उसको पेमेंट की है? जी, आपके पास वो वॉचर होगा, वो आप जाएंगे अदालत में दिखाएंगे, जनाबे वाली ये फ़लाँ डेट को मैंने इस बंदे को पेमेंट की थी, ये इसके दस्तखत हैं, ये इसने अंगूठा लगाया हुआ है, ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो ये आपके पास बचने के लिए एक सॉलिड एविडेंस होता है। नंबर 2 कि जब भी आप माल भेजते हैं किसी को, तो उसकी 3 कॉपियाँ होती हैं उस इनवॉइस की, ठीक है? या जिस एजेंसी के थ्रू वो जा रहा है, जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो जा रहा है, तो एक कॉपी कस्टमर कॉपी होती है जो सप्लायर को दे देते हैं। फिर उसके बाद उसकी डुप्लीकेट होती है जो ट्रांसपोर्टर रख लेता है। फिर एक ट्रिप्लीकेट होती है जो वापस माल सेल करने वाले के पास आ जाती है, फ़रोख्त करने वाले के पास आ जाती है। अब आपने जिस बंदे को माल सेल किया वो कहते हैं जी मेरे पास माल ही नहीं पहुंचा, तो आप क्या करेंगे, आपके पास वो जो ट्रिप्लीकेट होगी आप वो अदालत में पेश करेंगे कि ये फ़लाँ डेट को इस गुड्स ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या इस चैनल के थ्रू ये माल उस शख्स तक पहुंचा है, किसी कोरियर के थ्रू आपने पहुंचाया है, आपने कोई भी चैनल एक्सेप्ट किया है। तो ये एक तरीका होता है बाकायदा जो अकाउंट्स में अपनाया जाता है, जो फर्म अपनाती हैं कि ट्रिप्लीकेट कॉपी उनके पास होती है या इनवाइसेस जो उनको बिलिंग भेजते हैं उनके ऊपर साइन ले लेते हैं, वो वापस जो होता है सप्लायर उसके पास आ जाती है। वो दिखा सकते हैं कि ये देखें जी फ़लाँ डेट को मैंने इसको ये माल दिया है। तो वो बंदा अदालत में झूठा हो जाएगा या आप उसको कॉल कर लेंगे ट्रांसपोर्टर को, क्योंकि एक कॉपी उसके पास भी होगी, वो भी दिखाएगा कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ वेयर हाउस पे या फ़लाँ जगह पे ये माल रिसीव किया था, ये उसकी रिसीविंग है, ये उसके साइन है। क्लियर हो गया? तो अदालती मामलात में भी अकाउंट आपको काफ़ी हद तक मदद दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है फैसिलिटेट द सेल ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास कोई रनिंग बिजनेस है, आप किसी भी वजह से उसको सेल करना चाहते हैं, आप इस शहर को छोड़ के कहीं और जा चुके हैं, आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं आप ये अपना बिजनेस सेल कर दें, तो आप किस तरह सेल करेंगे? जी, आपके पास अगर बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन है तो आप उसके थ्रू अपना बिजनेस सेल कर सकते हैं। किस तरह? वो जो मैंने कहा कि आपके पास लिस्ट ऑफ डेटर्स होगी, आपके पास लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स होगी, आप वो लेंगे, आपके पास आपके बैंक की लिस्ट होगी, आपके पास आपके मार्केट की जो आपके अंदर आपकी मार्केट में गुडविल है, आप जिसको सेल करना चाहेंगे उसको बुलाएंगे, ये देखें जी कि ये इन इन बंदों से मैंने इतने पैसे लेने हैं, इन इन बंदों को मैंने इतने पैसे देने हैं, मेरे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, ये सारा कुछ है। आप उसमें वो आपको मदद देगी कैलकुलेट करने में कि अब देखते हैं कि मेरे बिज़नेस की क्या वैल्यू है, मैं इसको किस तरह सेल करूं। तो अगर आपके पास बुक ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन्ड हैं तो आपको आसानी से मदद मिल जाएगी देखने के लिए कि मैं अपना बिज़नेस कितने में सेल कर सकता हूं, और जो लेने वाला होगा उसको भी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई हेसिटेशन नहीं होगी कि यार ये पता नहीं इतने का है या नहीं है, पता नहीं इस बंदे से इतने पैसे लेने हैं या नहीं लेने हैं, या इसके पास इतना बैंक बैलेंस है कि नहीं है, या इसके पास ये स्टॉक है कि नहीं है। तो कोई भी चीज़ हिडन नहीं होगी, सब कुछ सामने आ जाएगा, बैंक स्टेटमेंट सामने आ जाएंगे, स्टॉक की पोजीशन सामने आ जाएगी, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स सामने आ जाएगा, डेटर सामने आ जाएगा, जितने भी एसेट्स पड़े होंगे वो सामने आ जाएगा। तो बिज़नेस को सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है हेल्प इन मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को भी मदद करता है। मैनेजमेंट को किस तरह ये मदद करता है? मैनेजमेंट को ये 3 तरीक़ों से मदद करता है। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग किस तरह होती है? ये मैनेजमेंट को बताता है कि आपने किस तरह प्लानिंग करनी है। मिसाल के तौर पे जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हो रही होती है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लानिंग कर रहा होता है, पीपीडी, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? वो प्लान कर रहे होते हैं कि हमने इतनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी हैं इतनी क्वांटिटी में। तो इसको ये मदद किस तरह करेगा? ये इसको बताएगा कि आपने ऑलरेडी इतनी चीज़ें बनाई हुई हैं,
जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी आ रही है। आप CGS बनाते हैं ना, जब आप आगे जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हम CGS बनाएंगे, हमें पता चलेगा कि रॉ मटेरियल क्या होता है, उसके ऊपर एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ से आते हैं, तो CGS कैसे निकाला जाता है। तो हमें जो है प्लानिंग करने के लिए क्या होता है, पता चलता है कि हमने मटेरियल कहाँ कहाँ से ख़रीदना है। अगर हम पहले एक बंदे से 20 रुपए की कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं और जब हम प्लानिंग करते हैं कि मार्केट में ये चीज़ सेल हो रही है 50 रुपए की, मटेरियल हमें इतने का पड़ रहा है, हमारे ऊपर उसके ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड इतने हैं, हमारी तनख्वाहें इतनी इतनी हैं। तो जब ये सारी कैलकुलेशंस वगैरह होती है तो फिर हमें पता चलता है, अच्छा ये अब हमने प्लान किया है, अब हमने इसको इस तरह लेके चलना है। तो जितनी भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी वो आपको बुक ऑफ अकाउंट बताएगा कि जनाब अली आपका रॉ मटेरियल इतना है, स्टॉक आपके पास इतना है, आपके इतने इतने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, किस चीज़ को कम करना है, किस चीज़ को ज़्यादा करना है, वीकली प्रोडक्शन हमने कितनी रखनी है, मंथली प्रोडक्शन हमने नहीं कितनी रखनी है, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है या प्रोडक्शन कम करनी है। ये सारी प्लानिंग तब होगी जब आपके पास बाकायदा अकाउंटिंग सिस्टम होगा, जब आपके पास एक एफिशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम को आप अपना रहे होंगे, तो फिर आप जाके प्लानिंग करेंगे। और हर प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास बड़ा ज़बरदस्त अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू आसानी से प्लानिंग हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है। प्लानिंग हो गई, क्या प्लानिंग हुई कि चीज़ें जो हैं मार्केट में बड़ा कंपैरिजन है, बड़े कंपटीटर्स हैं, हमें मार्केट में रहने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, प्राइस की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। ये प्लानिंग हुई। तो उसके बाद उस पर डिसीजन लिया जाता है कि कितना कम करना है, मार्केट में रहने के लिए उस चीज़ की वैल्यू कितनी कम करनी है, 1 रुपया, 2 रुपये, 50 रुपये, ताकि हमें प्रॉफिट भी हो, हमारी सेल भी होती रहे और हम मार्केट में इन भी रहें। तो नंबर 2 डिसीजन मेकिंग, ठीक है, वो भी हम देखते हैं कि हमारी सेल कितनी है, ठीक है, हमारी मंथली सेल कितनी है, सालाना सेल कितनी है, हमारे कितना स्टॉक हमारा डिस्पैच हो रहा है, कितना इन हो रहा है। तो वहाँ सेल पोजीशन से हमें पता चलेगा कि हमने चीज़ों की वैल्यू कितनी कम करनी है। ये CGS से हमें पता चलेगा कि कितनी कीमत कम करें तो हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा। हम नॉर्मल प्रॉफिट में हैं तो फिर हम उसको कम कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में इसमें आ गया। उसके बाद इसमें क्या होता है जी, हाँ जी, उसके बाद इसमें होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इसके बाद आता है कि आपको उसके ऊपर कंट्रोल हासिल होता है। किस चीज़ पे कंट्रोल हासिल होता है कि आप बजट बनाते हैं, जितने भी इदारे हैं वो बजटिंग करते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए। अगर बजटिंग ना करें तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, उनको नहीं पता चलेगा कि उनका रॉ मटेरियल कितना आ रहा है और उसके ऊपर कितने कितने एक्सपेंसेस हैं। अगर बजटिंग नहीं हो रही, वो बजट नहीं बना रहे कि जी हमारे पास इतना पैसा पड़ा है ये चीज़ परचेज़ करने के लिए और इसको बनाने के लिए, हमारे पास वेजेस के लिए इतना पैसा है, इतना सैलरीज़ के लिए, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए इतना है, इतना इतना हमने इसको मुख्तस करके रखा हुआ होता है और वो उसको क्रॉस नहीं करने देते। अगर आपने बजट नहीं बनाया होगा तो आपका जो परचेज़ डिपार्टमेंट है आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। वो परचेज़ किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहा है। वो अगर बजट बना हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप उसे स्पेसिफिक अमाउंट दे देंगे कि भाई इतनी अमाउंट है, इसके अंदर ये टारगेट अचीव करना है हमने, अपने इससे ऊपर नहीं जाना। तो वो फिर क्या करेगा, फिर जो परचेज़र है, परचेज़ डिपार्टमेंट है, वो मार्केट में जाएगा, फिर वो कोटेशंस भी लेगा, वो जाके कम से कम कीमत में अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदने की कोशिश करेगा। उसे पता होगा कि मेरे पास बजट जो है वो बड़ा लिमिटेड सा है। ठीक हो गया। उसके बाद वेजेस में भी यही होगा, फैक्ट्री ओवरहेड में भी आगे यही होगा कि कितने कितने प्रोडक्शन पे एक्सपेंसेस हैं। वो डिपार्टमेंट भी बड़े रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे कि हमारे पास एक लिमिटेड बजट है, इसके अंदर हमने इतनी प्रोडक्शन देनी है। सो हमें बजटिंग करने में, प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, ये सब चीज़ों में क्या है, अकाउंट डिपार्टमेंट हमें मदद दे रहा होता है। समझ आ गई। तो आज जितने भी इसके एडवांटेज थे मैक्सिमम वो हमने इसको कवर करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके मुतालिक पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।